वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका में पड़ रही गर्मी को लेकर आगाह किया है। नासा ने कहा है कि उपग्रह ने पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक गर्मी को रिकॉर्ड कर लिया है। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है और साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। यह गंभीर संकट है। अब यह किसी एक देश या फिर क्षेत्र का मसला नहीं है, यह संकट पूरी पृथ्वी का है और लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूरोप में गर्मी का कहर किस तरीके से है, अब हम आपको ये एक एक करके समझाते हैं। तेजी से लगातार ये प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। यूरोप की गर्मी का पूरे भारत में जो असर देखने को मिल रहा है, फ्रांस में लोगों पर पानी की बौछार, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस के जंगलों में जिस तरीके की गर्मी वहां पर देखने को मिल रही है। भारत ने इस समय लंबे हीट का सामना किया है। भीषण गर्मी लगातार देखने को मिल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि धरती लाल हो चुकी है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नासा ने गर्मी का नक्शा भी जारी कर दिया है, यानी नासा की जो चेतावनी है उसको लेकर कई संकेत अब सामने आ रहे हैं कि शायद बहुत भारी संकट अब पड़ने वाला है, क्योंकि संकट के आसार नासा की तरफ से बता दिए गए। नासा की चेतावनी को संकट यूरोप के सिर पर एक तरीके से देखा जा रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक, पर्यावरणविद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल कुलदीप जी आपसे ही होगा मेरा, क्योंकि नासा की चेतावनी लगातार है। किस तरह से आप नासा की चेतावनी को देखते हैं? क्या संकट पूरी तरह सिर पर है? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। संकट बिल्कुल हमारे सर पर है और मैं बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि भाई पर्यावरण को बचाना किसी एक व्यक्ति विशेष, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब है। इसके लिए जो है आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज ना आपके पास जल रहेंगे, ना जंगल रहेगी और ना जमीन रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण, हमें जल, जंगल, जमीन के विषय में सोचना पड़ेगा। सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकारों को भी समझनी पड़ेगी और हमें जो मेन जड़ है, कहीं ना कहीं उस मेन जड़ के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। हो क्या रहा, हम कहीं ना कहीं जो, अगर हम पर्यावरण के विषय में बात कर रहे हैं, जो पौधे हैं हम उनके पत्तों को तो सींच रहे, पत्तों को तो पानी दे रहे, लेकिन हम जड़ को पानी नहीं दे रहे। और सारा का सारा आपने भी बताया, नासा की रिपोर्ट बता रही, इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा। समुंदर जो है, समुंदर का जल स्तर बढ़ता जा रहा, ग्लेशियर पिघलते जा रहे। अरे भाई, मानव जाति के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्यों नहीं लोग सोचते? सबको आगे आना पड़ेगा, पर्यावरण को सबको बचाना पड़ेगा, पर्यावरण के विषय में सबको गंभीर होना पड़ेगा। मैडम जी। मैम आरबी उपाध्याय जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। चेतावनी बार बार दी जाती है, कहां पर कमी रह जाती है, कहां पर चूक रह जाती है? हम लोग लापरवाही कहां पर कर देते हैं? देखिए, हम सब लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और जिस तरह से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल सरकार को सहारे बैठे रहने से समस्या का समाधान नहीं होना है। और ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेजी से ग्लेशियरों को पिघला रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और बहुत सारे जो देश हैं उनके कोस्टल एरिया में एक संकट, जैसे हम भारत की बात करें तो बॉम्बे जैसा शहर इतिहास के गर्त में जा सकता है, तो वहाँ हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है, अभी तक सब खाना पूर्ति हो जाती है, यानी हम चिंता तो जाहिर करते हैं लेकिन यथार्थ के धरातल पर हम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते जल, जंगल और जमीन को बचाने की। और लगातार पेड़ कट रहे हैं, सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पेड़ लगाने की बात होती है, कागजों पर बहुत सारे पेड़ लग जाते हैं, इंडेक्स बढ़ जाता है, हरियाली बढ़ जाती है। तो अंधाधुंध जो दोहन हमने किया है उसके दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। और प्रकृति के साथ जितनी हम छेड़खानी करेंगे, बड़े बड़े बांध बनाएंगे, अंधाधुंध पहाड़ों का कटाई करेंगे, वहाँ रोड बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हर क्षेत्र में आप देखेंगे, पानी के मामले में देखेंगे तो भूमिगत जो जल है वो भी दूषित हो गया है।
सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि भी जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, वो अपना जो भी गंदा पानी निकलता है उसको साफ करेगी। अब कंपनियों ने क्या किया, सीधा बोरवेल से नीचे जमीन में डाल दिया पानी, तो पूरा पानी ही दूषित हो गया। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ छोड़कर जाएंगे या सब कुछ समाप्त करके जाएंगे? आगे आने वाली पीढ़ियां किस तरह सरवाइव करेंगी? ये बार बार वैज्ञानिक भी चेतावनी देते हैं, पर्यावरणविद भी चेतावनी देते हैं लेकिन हम लोग अनसुनी कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे धरती गर्म होती चली जा रही है, जो कि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, बहुत सारी प्रजातियां काजल ढूंढे नहीं मिलेंगी, जीव जंतु वनस्पति सब कुछ समाप्ति की ओर जा रहा है। और जब सिस्टम का चक्र खराब होता है तो खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न होगा, मेरा मानना है। देखिए, बारिश पहले होती थी तो एक सिस्टम था, आज बारिश का सिस्टम बदला हुआ नजर आता है। आप देखेंगे पहले 15-15 दिन बारिश, रिमझिम बारिश होती रहती थी, जमीन में पानी जाता था। तो हम कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन जितना हम दोहन कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं। मान लो भूजल का उपयोग किया, तो आपने देखा होगा कि वाटर लेवल नीचे चला गया। जब बिल्कुल अलार्म सिचुएशन आ गई, तब सरकार को ध्यान आया और सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पुराना जो सिस्टम था तालाब बनाना, मनरेगा में बहुत सारे तालाब बनाए गए पानी को इकट्ठा करना, जो भूमिगत जल है उसे रिचार्ज करने के लिए। अब हमने कुछ पहल की है तो उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो हम सब लोग कम से कम प्रदूषण फैलाएं, और सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी है। कुलदीप जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, गर्मी का जो संकट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हमें क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार इसमें और क्या कदम उठा सकती है? देखिए मैडम, जो भी बात जहां तक आप सरकार की कर रही, तो बस ये तो कदम तो सरकार को ही उठाने पड़ेंगे। और मैं तो यहाँ पे एक बात, अलग अलग प्लेटफॉर्म के और अलग अलग टीवी चैनल पे भी मैं डिबेट में रहता हूँ, अभी सर ने बताया भाई पर्यावरण का जितना भी नुकसान हो रहा वो कहीं ना कहीं साधन बढ़ाने के लिए नुकसान करा जा रहा। आप जितने भी पहाड़ काटे जा रहे, मैं तो कई बार मैं सोचता हूँ, सपोज पहाड़ों के अंदर भी जो है रोड चौड़ी चौड़ी की जा रही। आप देखो उत्तराखंड में चले जाओ, सारी की सारी रोड अब आपको चौड़ी होती ही मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? कहीं ना कहीं हमें जड़ पे जाना पड़ेगा। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं, आज हिंदुस्तान की जो आबादी है, मैं पर्यावरण को आबादी से भी रिलेटेड कर रहा जी। आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ होगी। अच्छा, अगर मैं आबादी की बात करूं और हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति पेड़ों की बात करूं, मैम प्रति व्यक्ति पेड़ पूरे विश्व में अगर किसी देश में सबसे कम है तो आज हिंदुस्तान के अंदर है। केवल 28 पेड़ प्रति व्यक्ति आज हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं सबसे ज्यादा पेड़ों की बात करूं, उसमें कनाडा का नंबर है जी, 8,953 पेड़ कनाडा में प्रति व्यक्ति आते हैं। रशिया के अंदर 4,461 पेड़ प्रति व्यक्ति आते हैं। यूएस के अंदर 716 पेड़ प्रति व्यक्ति जो है आते हैं। अगर चाइना की बात करें, चूंकि चाइना तो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड जो है देश है, वहां पे भी 102 पेड़ प्रति व्यक्ति हिस्से में आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर केवल 28 पेड़। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो मैं तो बार बार कहता हूं, या तो पेड़ बढ़ा लो अगर पर्यावरण बचाना, या फिर दूसरा तरीका है इस देश की जनसंख्या को भी कंट्रोल कर लो। अभी देखो 2-3 दिन पहले यूएनओ की रिपोर्ट आई, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान चाइना को पछाड़ के जो है वर्ल्ड का नंबर 1 जो है पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? क्या सरकार को इस तरफ नहीं सोचना चाहिए? आप कहां से रिसोर्स लाएंगे? ठीक, आरबी उपाध्याय जी, अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो क्या हमारे जीवन में भी बदलाव हो सकते हैं? जो हमारा रहन सहन होगा, क्या उसमें भी बदलाव हो सकते हैं? पूरा सिस्टम बदलेगा। काजल, जब प्रकृति बदलती है जी, तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। जल, जंगल, जमीन में देखिए वनस्पति भी आती हैं, जीव जंतु आते हैं। और जब वनस्पति, जीव जंतु इन सब में बदलाव आएगा तो मनुष्यों में भी बदलाव आएगा। आज जो गर्मी बढ़ रही है
और उसकी वजह से पानी का छिड़काव या कृत्रिम उपाय जो हम कर रहे हैं वो नाकाफी है। और उपभोग की जो संस्कृति जो पनपी है कि भी ज्यादा से ज्यादा कैसे उपभोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, हम कर रहे हैं, खनन भी कर रहे हैं, पेड़ हैं उनको भी काट रहे हैं। तो देखिए ऐसे में जो एक संतुलन है प्रकृति का जब संतुलन खराब होता है तो बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी विपदाएं आती हैं और तो और पूरा मानव जीवन संकट में आ सकता है। देखिए पहले और आज हम अगर आदिकाल में चले जाएंगे तो वो लोग इको फ्रेंडली थे, एक सामंजस्य बनाकर रखते थे प्रकृति के साथ। वो सामंजस्य जब वो की संस्कृति ने जन्म लिया और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ आप देखेंगे गैसें, चिमनी धुआं उगल रही हैं और दुनिया की गैसें हमारी जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सूरज की जो गर्मी है, जो ओजोन परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, वो जब कमजोर होगी तो डेफिनेटली जो सूरज की किरणें हैं सीधी धरती पर आएंगी। तो जब धरती पर गर्मी बढ़ेगी तो आप देखेंगे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे और ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे तो नदियां समाप्त हो जाएंगी। जब ग्लेशियर नहीं रहेगा तो हम गंगा यमुना इन नदियों की बात करते हैं जो ग्लेशियरों से निकलती हैं, तो उन नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और नदियों का जब अस्तित्व खत्म होगा तब हमें पानी की कीमत समझ में आएगी जिन नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं। और तो और अभी देखिए केदारनाथ का एक दृश्य मीडिया ने दिखाया कि वहाँ जो लोग दर्शक जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए वो किस तरह कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं। उद्गम स्थल है वहाँ नदियों का, और नदियों का उद्गम स्थल ही अगर प्रदूषित हो जाएगा तो फिर प्रदूषण से कैसे बचेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन जब हम ही लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ या पहाड़ों की यात्रा पर जाते हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा कूड़ा कचरा है वो हम वहाँ फेंक के आते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, प्लास्टिक पर बैन लगाया, पॉलिथीन पर पहले हम थैला लेके चलते थे, आज क्या है सब चीज प्लास्टिक में पैक हो गई है और वो प्लास्टिक गलता नहीं है, सालों साल नहीं सड़ता है। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि नदियों में आप चली जाइए दुनिया भर की पॉलिथीन भरी पड़ी होगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कपड़े का थैला लेके नहीं चल सकते। सिंपल सा एक देखिए, अगर छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं हम उनको अपनाएंगे, जो मेजर हैं उनको बिल्कुल अपनाएंगे। कमी हमारी तरफ से है, कमी हमारी तरफ से, जनता की कमी की तरफ से है। और वो छोटे छोटे जो प्रयास हैं अगर वो हो नहीं पा रहे, अगर वो हो जाए तो बहुत हद तक स्थिति सुधर सकती है। कुलदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि पर्यावरण पर लगातार बात होती है, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो कदम हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो स्टेप हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर उतने काफी हैं, उससे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि उतने काफी लग नहीं पा रहे हैं स्थिति को देखते हुए। जी देखिए जहां तक आप अपने प्रयास की बात कर रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं। मैं तो कई बार आपके टीवी चैनल पे देखता हूं, आप लगातार पर्यावरण को लेकर इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर आप टीवी पर ये डिबेट करते हैं। और आज जिस तरीके की जो है देश के अंदर जो राजनीति हो रही, देखिए मैम, कहीं ना कहीं हमें लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। और उसमें मीडिया, चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो भाई मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। अरे मीडिया के अंदर आप हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, संप्रदाय की बात करते हैं, आप पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते? तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे को जो है एक डिबेट के रूप में जो है पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे। रही बात, लोगों को जागना पड़ेगा। और मैडम, ये तो अब हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता कि हमारे पास आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा। अभी हम जल, जंगल और जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि आंकड़े ये बता रहे कि दुनिया के अंदर अगर 10 सबसे जो है पोल्यूटेड सिटी है तो उसमें से 7 सिटी जो है हिंदुस्तान के है। अगर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड राजधानी है तो वो हमारी राजधानी जो है नई दिल्ली है।
और नई दिल्ली का तो इतना बुरा हाल हो रहा जी। अभी हमारे दूसरे जो है वक्ता भी इस बात को बता रहे थे कि यहाँ पे जो पक्षी है, जो विदेशी पक्षी दिल्ली में आते थे, वो यहाँ पे जो है चहचहाट करते थे। आज उन पक्षियों ने भी आना जो है यहाँ पे जो है बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा, सरकारों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अभी दूसरे वक्ता जी ये भी जिक्र कर रहे थे, पहाड़ों में आप बद्रीनाथ, केदारनाथ इनकी बात करो। अरे लोग वहां पे जो है, जहां आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते, वहां पे आप जरा सी जो है लाउडली नहीं बोल सकते जी। वहां पे जो है लोग दारू पी रहे जो है पहाड़ों पे जाके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी, सरकार को सख्ती से नियम बनाने पड़ेंगे, उन नियम को जो है फॉलो कराना पड़ेगा और हर नागरिक को ये अवेयर होना पड़ेगा। आप एक बात बताओ भाई, सांस है, सांस आप कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है अंदर लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन ही आप अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ेंगे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आपके लिए सांस लेने के लिए हवा शुद्ध आपको नहीं मिलेगी, आपको पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, क्यों भाई, ये इंसान कैसे बचेगा? आज देखो कितनी बीमारी इस खराब पर्यावरण के कारण हो रही है, हाहाकार मच रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया के फर्म है भाई, उनसे भी निवेदन कर रहा, भाई क्यों आप क्यों डिबेट आप नहीं कराते? क्यों जो है आप जो जल स्तर हमारा आने वाले टाइम में आप आने वाली पीढ़ी को कैसे शुद्ध पानी दोगे, कैसे शुद्ध हवा दोगे, कैसे शुद्ध खाद्यान्न दोगे? ये तो बिल्कुल पतन का कारण बन जाएगा इस देश में। तो कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों को भी इसमें जागरूकता में सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो आवाज को जो है जन जन तक पहुंचाते हो, सरकार तक आवाज पहुंचाते हो। तो मैं तो धन्यवाद कर रहा नेटवर्क 10 का, भाई इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इसका असर पब्लिक में भी होगा और सरकारों को भी जागरूकता लानी पड़ेगी। रही सरकार की बात, मैं यहाँ पे एक बात और कह दूं, अभी सर ने भी ये बात कही, दिखावे के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अब मानसून का सीजन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर से जो हमारा ये दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पे मानसून आ गया और सबको पता है कि मानसून के सीजन में पौधा रोपण का काम बहुत अच्छे से होता है, पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन जितनी भी सरकार है, मैं कह रहा जितने पौधे सरकार आंकड़े देती है, अगर उसमें से 50% पौधे भी बड़े हो जाए, ये पल जाए, तो यहाँ पे पर्यावरण की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो 10% भी पौधे नहीं बच पाते। अगर 100 पौधे लगते हैं तो 100 में से 10 पौधे भी नहीं बचते, और वो सारे के सारे पेपर में ही दिखाए जा। ये बात सबको पता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बोलने वाले लोग बहुत कम है। और जो हमारा सरकारी तंत्र है, उसको भी कहीं ना कहीं इन सब बातों पर संज्ञान लेते हुए धरातल पे काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने पौधा लगाना ही केवल एक पर्पज नहीं होना चाहिए, भाई पौधे तो हम लगाते हैं, हमको पता है कि एक पौधे को पालने में आपको उसकी बच्चे कितनी केयर करनी पड़ती है, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, कई साल तक उसकी निराई करनी पड़ेगी। तो आपको ये काम करना, केवल पौधा लगाना ही हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए। उस पौधे की हम अच्छे से रक्षा करें और जिससे जो है आने वाले टाइम में वो पौधा भी बच्चे के तरीके से जो है आगे बढ़े। तो सरकार को कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, दिखावे का काम और ये पेपरबाजी अब खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको पर्यावरण बचाना है, अगर आपको देश को बचाना, इस देश के अस्तित्व को बचाना, आने वाली पीढ़ी को बचाना, तो आपको पर्यावरण के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। राजनीति के अंदर भी आपको पर्यावरण का मुद्दा बनाना पड़ेगा। खास तौर से इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी विपक्षी पार्टी है, अगर वे मेरी आवाज सुन ली, आप पर्यावरण के ऊपर बात करो। अरे आप हिंदू के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर तो बात करते हो, आप पर्यावरण के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप पानी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मैं थोड़ा सा पानी का आंकड़ा आपको देना चाहूं। मेरे बाबा जी कभी जो है कुओं से पानी पीते थे, मेरे पिताजी कभी फिर नल से पानी पीने लगे। हम अब छोटी छोटी बोतलों में बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल पहले आगे रखी जाती थी, अब तो 250 ml की जो है बोतल आगे रखी जाने लगी। तो आप सोचो कि पानी भी हमने बोतलों में बंद कर दिया। आने वाले टाइम में ये पानी भी नहीं मिलेगा। चेन्नई का हाल देख लो, अभी आंकड़ा हमारे सामने है, चेन्नई में जो है पानी खत्म हो रहा है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिटी बन रहा। तो कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। और भाई मीडिया कर्मियों को मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से जो है निवेदन कर रहा कि एक नेटवर्क 10 ही क्यों, अलग अलग इतने बड़े बड़े चैनल है, ये क्यों नहीं पर्यावरण के ऊपर बात करते? अलग अलग नेताओं को क्यों नहीं बैठाते? क्यों नहीं उनसे पूछते कि आने वाले टाइम में हवा कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, शुद्ध खाद्यान्न कैसे मिलेगा? तो मीडिया को भी इसमें अपना जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। जी मैम।
ठीक, आरबी उपाध्याय जी, जैसा कि कुलदीप जी भी कह रहे हैं, राजधानी की बात वो करें, चाहे वो देश की राजधानी हो या फिर महानगरों की बात भी यहाँ पर हो रही हो। राजधानी में, महानगरों में जितनी ज़्यादा भीड़ है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या है, उतने ही पेड़ पौधों की कमी वहाँ पर है। इस तरह से हाल रहेगा तो आगे हालात और ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है गाँव की अपेक्षा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गांव में फिर भी पेड़ पौधे नजर आते हैं जी। लेकिन शहरी कल्चर में तो पौधों को खत्म किया जाता है। किसी की दुकान के सामने, किसी के मकान के सामने पेड़ है तो वो काट दिया जाएगा, तेजाब डाल दिया जाएगा जिससे उसकी जड़ें खत्म हो जाए और पौधा सूख जाए, जिससे वो जगह खाली हो जाए और उसे ऑक्यूपाइड किया जाए। देखिए, पर्यावरण मुद्दा नहीं है आज की तारीख में, और जब तक पर्यावरण मुद्दा नहीं बनेगा, जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम लोग इसी तरह डिबेट करते रहेंगे और ये डिबेट बेमानी हो जाएगी। दिल्ली की हालात ये है कि भी मैं देख रहा हूँ कई जगह पेड़ पौधे हैं, उनको जितनी जल्दी खत्म किया जाए हम लोग खत्म करने पर तुल रहे हैं जी। और सरकारें उस ओर आंख कान बंद करके देखती रहती हैं और उसको प्रोत्साहन मिलता है और फिर पेड़ लगेंगे। देखिए, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है लेकिन वो सांकेतिक होता है, एक रस्म अदायगी हो जाती है कि भी हमने वृक्षारोपण अभियान चलाया और उन पौधों का क्या हुआ उसका कोई ऑडिट या उसका कोई देखभाल नहीं की जाती है कि उसी का परिणाम है कि 100 पौधे लगाए गए, उसमें से 5 पौधे भी जीवित नहीं बचते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं चिंतित करता है और चिंता भी स्वाभाविक है। और देखिए, अभी कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये कि मुद्दा जिस दिन पर्यावरण हो जाएगा, पर्यावरण के नाम पर वोट मिलने लगेगा, पर्यावरण के नाम पर सरकारें बनने लगेंगी, पर्यावरण के नाम पर सरकारें गिरने लगेंगी, तो पर्यावरण मुद्दा बनेगा। आज पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है। सांकेतिक तौर पर सभी रस्म अदायगी जरूर होती है। हम जल संरक्षण की बात करते हैं, जंगलों के संरक्षण की बात करते हैं, ग्रीन एरिया बढ़ाने की बात करते हैं जी। देखिए, नई दिल्ली को आप जाके देखिए काजल, अंग्रेजों ने जो बसाया था तो रोड के साथ साथ पेड़ लगाए थे और वो पेड़ आज भी जामुन के फलदार वृक्ष भी है। जी जी। हमने फलदार वृक्ष लगाना ही बंद कर दिया। हाँ। हम हर्ब्स लगा रहे हैं, झाड़ियां लगा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे लगा रहे हैं जो पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे ध्यान है, एक सफेदा नाम का वृक्ष था, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, लेकिन हम बहुत सारे पौधों वृक्षारोपण कर चुके थे उन पौधों का, यूकोलिप्टस का। उसके बाद में समझ में आया तो यूकोलिप्टस को लगाना अब बंद कर दिया है, उसकी जगह दूसरे पौधे। तो देखिए, विशेष अध्ययन की जरूरत है, विशेष रिसर्च की जरूरत है। हाँ। आंख बंद करके वृक्षारोपण भी नहीं, कौन से पौधे प्रकृति के इस बीच में उस तरह के हैं जो पर्यावरण को क्लीन करते हैं, उन पर फोकस करना होगा। प्रकृति की जरूरत को ध्यान में रखना होगा, कुल मिलाकर ये है कुलदीप जी, प्रकृति की जरूरत को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि फलदार पौधे जो लगते थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और दूसरी बात राजनीतिक दलों की है, पर्यावरण, पेड़ पौधे ये मुद्दा ही नहीं है। जी मैम, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही और मैं तो इसी बात को उठा रहा था और मैं तो जगह जगह इसी बात को उठाता हूँ। जब इस देश में जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद ये मुद्दे बन सकते हैं, क्यों भाई पर्यावरण का मुद्दा क्यों नहीं बन सकता। और अभी सर ने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस दिन देश में पर्यावरण को लेकर सरकार बनने लगेगी और सरकार जो है ये जो है सरकार फेल होने लगेगी, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर बिगड़ने लगेगी सरकार, तो कहीं ना कहीं नेताओं को समझ आ जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा। जी नेताओं को भी ये बात समझ नहीं आ रही। भाई एक बात बताओ, शुद्ध हवा तो नेताओं को भी चाहिए, शुद्ध पानी तो इन नेताओं को भी चाहिए, ये आम इंसान को नहीं है, तो सबकी जरूरत है। अब क्या हो रहा, बड़े बड़े जितने भी आदमी है वे घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, गाड़ी के अंदर वो एसी चलाएंगे। अब ये नहीं पता कि उस एयर प्यूरिफायर से और गाड़ी के अंदर एसी चलाने से अल्टीमेटली आप जो है पर्यावरण का ही नुकसान कर दे। अब मैं आपको एक अगर छोटी सी बात बताऊं, अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी, सपोज हम टेम्परेचर की बात करने लगे, भाई पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग अब सबको पता। तो अब टेम्परेचर बढ़ रहा, लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने जो है एसी लगाने शुरू कर दिए।
अब उनको ये जागरूकता उनके अंदर नहीं है जी। कि आप एक एसी चलाओगे उससे और पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। मैं तो कई बार देखता हूँ गाड़ी के अंदर गाड़ी खड़ी रहती है और एक या दो अंदर बैठे रहते हैं और गाड़ी का जो है एसी जी। गाड़ी का ऑन होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात सोचनी पड़ेगी। राजनीति में हमें पर्यावरण को मुद्दा बनाना पड़ेगा। आम जनमानस को, इस देश के जितने भी राजनीतिक दल है, यहाँ मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा सत्तारूढ़ दल है अभी, और खास तौर से चूंकि हम यूपी में आ रहे हैं, भाई यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो हमें भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के जितने भी राजनीतिक दल है, इन नेताओं से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि भाई आने वाले टाइम में आपकी 140 करोड़ जनसंख्या होगी, इसको आप कैसे पानी दोगे, कैसे शुद्ध हवा दोगे, इस देश में पर्यावरण की रक्षा आप कैसे करोगे। अभी यहाँ पे जनसंख्या की मैं फिर बात कर रहा जी, एक आंकड़ा ये बता रहा कि हिंदुस्तान का जितना भी क्षेत्रफल है, बहुत ही गंभीर आंकड़ा, शायद सब दर्शकों को इस पे जो है मंथन करना चाहिए। हिंदुस्तान का जो भी क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% जी। है और हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। हाँ। इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या केवल और केवल 20 करोड़ होनी चाहिए थी और आज जनसंख्या 140 करोड़, यानी कि 7 गुना ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की। कोई नेता बात कर रहा क्या? क्योंकि नेता को पता कि अगर वे जनसंख्या की बात करेंगे फिर उसे ये हिंदू मुस्लिम में लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा भाई, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शुद्ध खाद्यान्न भी चाहिए है। आप ये तभी दे पाओगे अगर इस देश की जनसंख्या को आप कंट्रोल करेंगे। मैं तो बार बार अलग अलग मंचों से कहता हूँ, समस्याएं अनेक और समाधान एक, केवल और केवल बिल्कुल। जनसंख्या सभी आप को कंट्रोल मिलकर कर लो, काम जनसंख्या करने की नियंत्रण जरूरत है, कानून ले आओ। सभी को मिलकर प्रयास करने जी। की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी को मिलकर और साथ में आने की जरूरत है, वरना इसी तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ता रहा तो धरती पर और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, क्योंकि कई देशों में इस समय हर देश में लगभग जैसा हाल देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और नासा की चेतावनी को अगर सीरियस नहीं लिया तो ये जो संकट है, पूरी पृथ्वी का संकट इसी तरह से और ज्यादा बढ़ सकता है। सत्ता के टेम्परेचर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।